हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कलेक्टिव लर्निंग। मैं हूं वेद द्विवेदी। तो आज हम अध्याय 4 पढ़ने वाले हैं, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो इस पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कौन कौन सी बातें होती हैं या कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि लोकतांत्रिक सरकार के काम को प्रभावित करते हैं। जैसे कि इनमें क्या होता है, लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता क्या है, न्याय, ये सभी विचार इसमें शामिल होते हैं। इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्या करते हैं, सफल बनाते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था ना होती तो क्या होता, इसे जानने के लिए क्या करते हैं, दक्षिण अफ्रीका में एक माया नाम की लड़की है, उसकी यहाँ पे कहानी पढ़ते हैं। ये पूरे वर्ल्ड का यहाँ पे मैप दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है हमारा प्यारा भारत। तो पूरे विश्व का यहाँ पे मैप है। चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। तो ये जो दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ पे कई प्रजातियों के लोग पाए जाते हैं। जैसे कि कुछ श्वेत हो गए यानी गोरे, कुछ अश्वेत यानी काले, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे कि भारतीय। यानी कि अफ्रीका में किस तरह के लोग पाए जाते हैं, अफ्रीका में तीनों तरीके के लोग वहाँ पे पाए जाते हैं। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर प्राप्त होता है। तो क्या होता है, जोहान्सबर्ग नाम का एक शहर है, जो रहने वाली एक लड़की होती है 11 वर्ष की, उसका नाम क्या था, माया नायडू। वो क्या कर रही होती है, अपनी माता जी के साथ घर की सफाई कर रही होती है, यानी पुराने बक्सों की। तो उसके अंदर उसको क्या मिलती है, एक रजिस्टर मिलता है। वो रजिस्टर में मिला तो उसमें क्या होता है, मिला जो अखबार की कतनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। तो उसमें क्या होता है, अखबार के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और उसमें कई सारी तस्वीरें होती हैं। इनमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। तो उन तस्वीरों में क्या था, एक 15 साल का लड़का होता है, उसका स्कूल जाते हुए वहाँ पर दिखाया गया था। आगे देखते हैं। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माता जी से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। तो उस लड़के का क्या नाम था, जो उस तस्वीर में था, उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा क्यों। तो जब उसको ये पता चलता है कि इस बच्चे को पुलिस ने गोली मार दी थी, तो अपनी माता जी से पूछती है, क्योंकि उसको अचरज होता है कि ऐसा कैसे हो गया। तो उसकी माता जी क्या समझाती हैं, माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानून से शासित था। यानी कि पहले क्या होता था, वहाँ पे जो भी सरकार चलती थी वो रंग भेद किया करती थी। रंग भेद का मतलब है त्वचा यानी चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। हमारे भारत देश में भी जब अंग्रेजों ने क्या किया था, शासन किया था, तो क्या करते थे, वो भी भेदभाव किया करते थे। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जब गए थे तो उनके साथ भी उनको भी वहाँ पर भेदभाव का सामना करना पड़ा था। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियाँ इसी आधार पर अलग अलग समूह में बटी हुई थी। किस आधार पर, रंग भेद के आधार पर। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। यानी आप एक दूसरे के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रख सकते। विभिन्न प्रजातियों के लोग ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और ना ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। तो मतलब इतना ज़्यादा भेदभाव था कि वहाँ पे एक प्रकार की वस्तुओं का इस्तेमाल अगर मान लीजिए कोई श्वेत कर रहा है तो उसको वो जो वस्तु का इस्तेमाल जो अश्वेत व्यक्ति है वो उसको नहीं कर सकता था। इतना ज़्यादा यहाँ पे भेदभाव होता था। आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। ये सारी बातें सुनकर उस बच्ची को क्या होता है, भरोसा नहीं होता कि ऐसा भी वहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे चित्र पे आप देख सकते हैं, ये एक बच्ची है और ये उसकी मम्मी जी हैं। ये उन्हीं से सवाल जवाब कर रही है। नहीं हो रहा था तो क्या होता है, उस बच्ची को भरोसा नहीं हो रहा होता। रंग भेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। यानी कि माया की जो माता जी थी, उस कानून के अंतर्गत कुछ न कुछ भेदभाव को जरूर झेली होगी, इसीलिए उनके मन में ये सब बताते हुए काफ़ी गुस्सा आ जाता है। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग अलग होते थे और अस्पताल की गाड़ियाँ भी अलग होती थी। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियाँ थी वे ज़रूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियाँ थीं उनमें सुविधाएँ नहीं हुआ करती थी। उनके लिए रेल एवं बसें अलग होती थीं। श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। कितना सारा भेदभाव देखने को मिल रहा है कि जो भी वगैरह होते थे वो भी अलग अलग व्यवस्था किया करते थे, श्वेत के लिए अलग और अश्वेत के लिए अलग। यहाँ तक कि रेल, बस सभी में हर जगह पे सभी के लिए अलग अलग बनाया गया था कि श्वेत कहाँ से जाएंगे और अश्वेत कहाँ से जाएंगे। महात्मा गांधी जी भी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो उनको भी कई बार क्या होता है, इसी तरह का भेदभाव का वहाँ पर सामना करना पड़ता है। उनको भी कई जगहों पर आने जाने में बड़ी सारी समस्याएँ होती हैं। क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है बल्कि ये सच्ची घटना है जो कि दक्षिण अफ्रीका में वास्तव में बहुत ज़्यादा उस समय हुआ करती थी। आगे देखते हैं। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं होती थी। जो वहाँ के अश्वेत लोग होते थे उनको वोट देने की इजाज़त वहाँ पे नहीं थी। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी। यानी कि जो भी ज़मीन होती थी वह किसके लिए आरक्षित कर दी जाती थी, जो श्वेत लोग होते थे।
और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी, जिस पे खेती वगैरह अच्छे से नहीं हो पाती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था। इनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो क्या होता था, जो भी श्वेत लोग होते, श्वेत का मतलब ये हुआ कि जो भी बढ़ के लोग आए हुए थे यहाँ पे शासन कर रहे थे, वो सभी खुद को श्वेत बताते थे, और यहाँ की जो जातियाँ थी उनको अश्वेत, और जो भारतीय यहाँ से जाकर वहाँ रह रहे थे उन सभी को अश्वेत में शामिल किया जाता था। तो इनके साथ क्या होता था, भेदभाव किया जाता था। दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो। किसके दक्षिण पश्चिम में? दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण और पश्चिम में। तो उसका क्या नाम था? सोवेटो नाम का शहर था, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहा करते थे। तो वो शहर किसके लिए बना दिया गया था कि यहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहेंगे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। तो वो जो बच्चा था हेक्टर पीटरसन, जिसकी तस्वीर उस अखबार में मिलती है, तो कहाँ रहता था? उसी सोवेटो नामक शहर में रहा करता था। वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। तो वहाँ पे जो श्वेत रहते थे वो क्या बोलते थे? अफ्रीकांस नाम की भाषा वहाँ पे बोला करते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था। तो क्या होता है, ये जो अफ्रीकांस नाम की भाषा होती है, ये बोलने के लिए हेक्टर और उसके अन्य साथियों को स्कूल में बोलने के लिए उस पर जोर डाला जा रहा होता है। ये बातें को ज़बरदस्ती फोर्स किया जा रहा है कि आप सिर्फ यही लैंग्वेज बोलिए। इस समय आप कुछ न्यूज़ देखते होंगे न्यूज़पेपर पे, तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है कि कुछ महाराष्ट्र, ये मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जो सच है वही बता रहा हूँ कि कुछ महाराष्ट्र में जैसे लोग रह रहे हैं बाहर के, तो उनको भी फोर्स किया जा रहा है कि आप यहाँ पे मराठी बोलिए। इसी तरह मान लीजिए कोई दक्षिण भारत में जा रहा है, तो उसको वहाँ पे फोर्स किया जा रहा है कि आप यहाँ की लैंग्वेज बोलिए। तो ये सब एक तरह से भेदभाव का ही कारण बन रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। तो बच्चे क्या कर रहे थे, वो अपनी भाषा यानी जुलू उनकी भाषा थी, उसको सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा होता है। तो जो बच्चा होता है हेक्टर नाम का, वो क्या कर रहा होता है? विरोध कर रहा होता है। किस बात का? कि हम अफ्रीकांस भाषा नहीं सीखेंगे। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। तो क्या होता है, वहाँ की जो पुलिस होती है इन प्रोटेस्टर को, यानी जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं उनके ऊपर क्या करती है? गोलियां चला देती है और बेरहमी के साथ उनकी पिटाई की जाती है। इनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। यह 16 जून 1976 की घटना है। तो ये क्या है? एक रियल इवेंट है, ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। नेल्सन मंडेला किससे प्रभावित थे? महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा ये प्रभावित थे। अंततः उन्होंने 1994 में उन्हें सफलता मिली। नेल्सन मंडेला जी को 1994 में सफलता मिलती है। किससे? रंगभेद से लड़ने में सफलता मिली, और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बनता है। कब बनता है? 1994 में। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को वहाँ पे बराबर माना जाने लगा। तो क्या होता है, नेल्सन मंडेला वहाँ पे शासन की बागडोर अपने हाथों में संभालते हैं। तब से जाकर वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है। जैसे दिया गया कि प्रोटेस्ट की होता है उसके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं। तो आप इंडिया में रहते हैं, अगर ऐसी कोई इवेंट आपने यहाँ पे देखी हो तो उसके बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। क्योंकि हमारे देश में भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्रोटेस्ट तो हुआ ही है, चाहे कोई भी ले लीजिए, आपने देखा ही होगा। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप ज़रूर बताइएगा। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है। समझने की कोशिश करते हैं कि लोकतांत्रिक से मतलब क्या होता है। भागीदारी। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? आपने पिछले पाठ में पढ़ा ही है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि को क्या करते हैं? चुनते हैं। यह प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे। तो भागीदारी से मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पे नियमित चुनाव कराए जाते हैं जो कि 5 साल में होते हैं। तो क्या होता है, आम नागरिक अपने प्रतिनिधियों को वहाँ पे चुन के भेजते हैं जो कि जाकर पार्लियामेंट में सरकार का गठन करते हैं। तो उनसे ये उम्मीद की जाती है प्रतिनिधियों से कि वो जो भी निर्णय लेंगे उनमें आम जनता का ध्यान रखा जाएगा, यानी आम जनता के मांगों को, उनकी बातों को ध्यान में रखकर ही कोई ना कोई निर्णय वहाँ पर लिया जाएगा। कुछ अखबार देखिए और उनमें दी गई चुनाव की खबरों पर चर्चा कीजिए। एक निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने की क्या ज़रूरत है? अगर हर 5 साल के बाद चुनाव होता है तो जो भी प्रतिनिधि होते हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी और कहीं ना कहीं ये मन में डर भी रहता होगा कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो अगले चुनाव में जनता क्या करेगी, हमको सरकार से बाहर कर देगी। और अगर मान लीजिए यहीं पे चुनाव ना हो तो एक तरह से डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही की तरह सरकार काम करने लगती है, अगर लगातार वही सरकार रहेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया में, वहाँ पे तानाशाह की सरकार है। और कई ऐसे देश हैं जैसे कि बेलारूस हो गया, वहाँ पे भी तानाशाह है। मतलब वहाँ पे जो शासन कर रहा है वो उसको कोई बदलने वाला है ही नहीं, वहाँ पे कोई चुनाव प्रक्रिया इस तरह की है ही नहीं, इसलिए वो अपनी मर्जी से काम करते रहते हैं।
पर जहाँ पे लोकतंत्र होता है वहाँ के प्रतिनिधियों के मन में ये डर रहता है कि अगर हम डिक्टेटरशिप की तरफ जाने का प्रयास करेंगे तो अगले चुनाव में जनता हमको बाहर कर देगी, इसलिए चुनाव होना जरूरी होता है। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। तो क्या होता है इस लोकतंत्र में, सभी सरकार को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्ष के लिए किया जाता है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुनें। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। उस समय क्या होता है, सारी जो ताकत होती है वो कहाँ आ जाती है, आम नागरिकों के पास आ जाती है। और इसी चुनाव की वजह से लोगों का नियंत्रण किस पे रहता है, सरकार पे, यानी सरकार कंट्रोल में रहती है। भागीदारी के अन्य तरीके क्या होते हैं, तो भागीदारी का एक सबसे बड़ा तरीका तो क्या हो गया कि वोट, ये चुनाव हो गया। अगला भागीदारी के तरीके क्या होते हैं, हाँ ये देखते हैं। चुनाव 5 वर्ष में एक ही बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने और भी कई तरीके हैं, यानी कि चुनाव में वोट डालने के अलावा और भी कई सारे तरीके हैं। वो तरीके क्या हैं, कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो और अन्य तरह से कैसी भागीदारी करते हैं, मान लीजिए सरकार कोई काम की, कोई निर्णय ली, कोई कानून बनाई, तो लोग उसकी क्या करते हैं, आलोचना करके या फिर उसमें अपनी सहमति जताकर इस तरह से भी लोग अपनी भागीदारी वहाँ पे भी दिखाते हैं। ये पढ़ें, इससे पहले इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ किस पर सहमति या असहमति प्रकट की जा रही है। यहाँ पे देखिए एक ये चित्र यहाँ पे दिखाया गया है, कार्टून सा। हाल बुरा नहीं है, जरूर पास के किसी गांव में नल से पानी आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से पानी के लिए ये कई सारे बर्तन एक साथ रखे हुए हैं। ये देखकर लोग यहाँ पे क्या बातें कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे ज़रूर पास के गांव में पानी आ रहा है। जल के लिए मतलब कितनी ज़्यादा मारामारी है कि जल के लिए देखिए इतने सारे बर्तन रखे हुए हैं, वो भी अपने गाँव में नहीं दूसरे के गाँव से पानी ला जा रहा है। यहाँ पे देखिए संपादक के नाम चिट्ठी। पोस्टरों पर रोक लगे, दीवारों पर लगे पोस्टर किसी भी शहर की सुंदरता को खराब करते हैं। कई बार पोस्टर महत्वपूर्ण स्थानों एवं साइन बोर्डों पर चिपका दिए जाते हैं। यहाँ तक कि सड़क के नक्शों पर भी इन्हें चिपका दिया जाता है। सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे इस तरह के पोस्टर पर रोक लगाने के लिए सहमति बनाएं। ये कौन लिख रहे हैं, महेश कपासी, जो कि दिल्ली के हैं। तो पोस्टरों के बारे में लिख रहे हैं। यहाँ पे संपादक ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ पोस्टरों को ऐसी जगह पे लगा दिया जाता है जहाँ पे उसको नहीं लगाया जाना चाहिए। यहाँ पे एक कार्रवाई की बात की गई है। ये चिंता का विषय है कि भारत में बाघों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। जंगल चोर उनका शिकार करके उन्हें मार रहे हैं। यह काम ये उनकी खाल पाने के लिए कर रहे हैं। सरकार ने इस मुद्दे को पूरी गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। सरकार को इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। जंगल चोरों को गिरफ्तार करना चाहिए और बाघों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को लागू करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले 10 सालों में बाघ क्या हो गए, विलुप्त प्राणी हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ कटिंग दी गई है, जो कि इनको कौन लिखा है, सोहनपाल गुवाहाटी, जो कि असम के। फिर सरकार बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा अवश्य दे। तो इस तरह से ये सारी कटिंग न्यूज़पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाती होंगी। अगस्त 2005 में जब खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था, तो 2005 में जो भी सरकार थी वो क्या करती है, बिजली का किराया जब बढ़ा देती है, तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया था। तो उस समय के जो भी लोग थे वो क्या करते हैं, जब बिजली का बिल बढ़ता है तो लोग उसका विरोध करते हैं। उन्होंने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाए। तो लोग वहाँ पे क्या करते हैं, जुलूस निकालते हैं और सभी हस्ताक्षर अभियान चलाते हैं, जिसके अंतर्गत सभी लोग क्या करते हैं, एक किसी पेपर पे लिख करके वहाँ पे अपने सभी लोग वहाँ पे दस्तखत करते हैं। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिया। तो सरकार क्या करती है, अपने जो भी निर्णय लेती है उस निर्णय के बचाव में अपने तर्क देती है। लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा, क्योंकि वह आम जनता के प्रति क्या है, जिम्मेदार है। यहीं पे अगर कोई राजा या कोई तानाशाह शासन कर रहा होता तो लोगों की बात न मानता। लेकिन लोकतंत्र में यही है कि जब लोकतंत्र है तो वो जनता की बात सुनते हैं। जैसे आप देख लीजिए, जब कृषि कानून अपने यहाँ लाए गए, 3 लाए गए थे, तो जब सभी किसानों ने मिलकर उसका विरोध किया, विरोध काफ़ी लंबा चला, तो फिर अंततः सरकार को हार माननी पड़ी और सरकार ने क्या किया, वो तीनों कानून वापस ले लिए। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उससे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। तो इसके अलावा और भी कई तरीके हैं जिसके माध्यम से लोग क्या करते हैं, सरकार को ये समझाते हैं, अपनी बात वहाँ तक पहुँचाते हैं कि सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में जैसे क्या होते हैं, धरने देना, जुलूस निकालना, हड़ताल करना, हस्ताक्षर अभियान आदि सभी शामिल हैं। इनके जरिए जो बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं है, उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें सामने लाया जाता है। तो ये सभी करके लोग क्या करते हैं, सरकार तक अपनी बातें पहुंचाते हैं कि आपको क्या इसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है।
आगे देखते हैं, अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविजन भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पत्र पत्रिकाएं हैं यानी जर्नलिज्म जिसको बोला जाता है, इसको क्या कहा जाता है, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाते हैं। स्तंभ का मतलब ये हुआ कि ये भी लोकतंत्र में जनता की भागीदारी और सरकार के निर्णयों के बीच क्या करते हैं, संतुलन स्थापित करते हैं। जनता की बात को सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार की बात को जनता तक पहुंचाते हैं। जहां यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता है। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें जो सरकार और उनके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती देती है। तो इससे क्या जाहिर हो रहा है कि सभी लोग अपनी भागीदारी वहाँ पे ठीक तरीके से नहीं दे पाते, तो लोग क्या करते हैं, आंदोलन करके भी सरकार के पास यानी सरकार के काम करने के तौर तरीकों को क्या करते हैं, चुनौती देते हैं। दलित, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। तो ये जो अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, इन सबकी भागीदारी आंदोलन के माध्यम से क्या होता है, सरकार तक पहुंचती है। आंदोलन का मतलब ऐसा नहीं है कि आप सशस्त्र विद्रोह कर दें। आंदोलन का मतलब ये है कि आप प्रोटेस्ट करें, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएं। संविधान के पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19 जो है वो हमें आज़ादी देता है कि हम अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश को कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। जब वहाँ के लोग क्या होंगे, सजग होंगे, जागरूक होंगे, तो वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार और अच्छे से काम कर पाएगी। क्योंकि जहाँ के लोग शिक्षित नहीं होंगे, वहाँ पे सरकार चलाने वाले वहाँ के लोग सरकार में अपना योगदान नहीं दे पाते, अपनी भागीदारी नहीं सुनिश्चित कर पाते। बार अगर हमें शहर, कस्बे या गांव की गली से कोई जुलूस गुजरते दिखे, हम एक क्षण के लिए रुक कर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला जा रहा है, इसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और ये किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। तो अगर आप कोई भी जुलूस या कोई भी प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसके बारे में आप भी जानकारी लीजिए। यहाँ तक कि न्यूज़पेपर में अक्सर आया करता है, तो आप उससे भी वहाँ से जानकारी ले सकते हैं कि वो किस मुद्दे को लेकर वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे देखते हैं, विवादों का समाधान। आपने माया की कहानी में पढ़ा है कि विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। तो क्या होता है, जब विवाद हो जाता है या कोई समस्या आ जाती है तो उसके समाधान के लिए कई बार क्या होता है, हिंसा का भी प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। तो ये हिंसा कब होती है, जब एक समूह प्रदर्शन कर रहा होता है और दूसरा समूह ये समझ लेता है कि इनको रोकने के लिए हिंसा का या बल का प्रयोग किया जाए। माया की कहानी को दोबारा पढ़िए। क्या आपको लगता है कि पुलिस द्वारा की गई हेक्टर की हत्या को रोका जा सकता था और कैसे? तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं, आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। तो विवाद कब उभरता है? जैसे भारत क्या है, यहाँ पे बहुत सारी विविधता पाई जाती है, कई संस्कृति, धर्म, अलग अलग तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं और उनकी क्या है, पृष्ठभूमियाँ भी अलग अलग हैं। जब इनमें आपस में तालमेल नहीं हो पाता तब क्या होता है, विवाद उत्पन्न होता है। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिनमें अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। तो इस तरह के जब विवाद उत्पन्न होते हैं जो कि समाज में क्या उत्पन्न कर देते हैं, अस्थिरता उत्पन्न कर देते हैं, तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसको कंट्रोल में रखे। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें, यह समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा भी रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं, कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तो ये विवाद कैसे उत्पन्न होते हैं? कई बार क्या होता है, कोई मान लीजिए धार्मिक जुलूस निकल रहा है या कोई और धर्म का काम हो रहा है, तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा उसमें विरोध हो जाता है कि कोई और आकर विरोध करने लगता है, इसको यहाँ से मत निकालिए, कहीं इसे और ले जाइए। तो सारा कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौक़ों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो पुलिस क्या करती है? ऐसे मौक़ों पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति ना पैदा हो और हिंसा ना भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकाल सके। तो ऐसे समय में पुलिस क्या करती है? दोनों पक्षों से बात करके उनकी बातें सुनती है और फिर एक रास्ता निकालने का प्रयास करती है। अगर आप भी सेलेक्ट होकर IAS IPS बनेंगे तो आपके पास भी ऐसी सारी समस्याएं आएगी, तो आप भी उस समय क्या करेंगे, यहाँ से सीख सकते हैं। भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। ये कानून सरकार और लोगों के लिए हैं। सबको इनको मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर किया जाता है।
यानी जो भी कानून हमारे देश में बनाए गए हैं उन्हीं कानून के अंतर्गत ही सभी विवादों का समाधान किया जाता है। आगे देखते हैं। नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं। जिन राज्यों से नदियाँ गुजरती हैं उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। तो कावेरी नदी विवाद किनके बीच में है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। कर्नाटक के कृष्णा राजा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। तो कृष्णा सागर बांध कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। और कावेरी नदी का विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है, सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। तमिलनाडु के मेट्टूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो यहाँ पे दो बांध दिए गए हैं, कृष्णा राजा सागर बांध जो कि कर्नाटक में है और मेट्टूर बांध कहाँ पे है? ये तमिलनाडु पे है। इसको आप याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पे यह चित्र दिया गया है। पिछले 30 सालों में दो राज्यों के बीच विवाद का मुद्दा रहने के बावजूद कावेरी शांत भाव से बहती रहती है। तो नदी को आप देख सकते हैं, यानी कि राज्यों के बीच विवाद है फिर भी वो अपने स्वभाव के अनुसार शांत स्वभाव से वो बहती रहती है। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। तो ये जो दोनों बांध हैं ये किस पे बने हैं? कावेरी नदी पे ही बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी की ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मेट्टूर बांध नदी के निचले छोर पर है। यानी कि इस तरह से अगर नदी मान लीजिए चलती है तो यहाँ पे ऊपर जो है तो कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध है और यहाँ नीचे की तरफ क्या है? मेट्टूर बांध है जो कि तमिलनाडु में है। आगे देखते हैं। मेट्टूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए, यानी ऊपर से जब पानी छोड़ा जाएगा तभी नीचे वाले बांध में भरा जा सकता है। दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए जो कि नहीं मिल पाता। इससे विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो सके। तो जब ये विवाद होता है राज्यों के बीच में तो इसका निर्णय या तो फिर इसमें इंटरवेंशन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को करना पड़ता है। इसके लिए कई सारे नदी बोर्ड निकाय बनाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं? राज्यों के बीच जल के बंटवारे को लेकर समाधान प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से कई सारे बोर्ड बनाए गए हैं, आप उसको परीक्षा की दृष्टि से याद रख सकते हैं। समानता एवं न्याय लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। तो लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी या सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें क्या होती है कि यहाँ पे न्याय और समानता के प्रति एक सरकार क्या होती है? वचनबद्ध होती है। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। न्याय और समानता क्या होती हैं? एक दूसरे से इनको अलग करके नहीं देखा जा सकता। माया की कहानी में सरकार ने क्या विचार का समर्थन किया था? कि सभी लोग बराबर हैं। डॉक्टर अंबेडकर की कहानी से में क्या अस्पृश्यता के व्यवहार से समानता के विचार को ठेस पहुंची है? तो बिल्कुल, आप पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा था अम्बेडकर जी के बारे में, तो उनके साथ भी क्या होता है? भेदभाव किया जाता है। और यहाँ पे जो माया की कहानी हमने पढ़ा जिस बच्चे के बारे में, वहाँ पे भी दक्षिण अफ्रीका में क्या हो रहा होता है? रंग भेद की समस्याओं से ये सभी जूझ रहे होते हैं। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब तक कानून द्वारा रोक लगा दी गई। यानी कि हमारे देश में फंडामेंटल राइट बना दिया गया है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया जाए। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया था। पहले हालत यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर, जिनके बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। लोगों को तभी मिल सकता है जब क्या हो? सभी लोगों को बराबरी का दर्जा यानी सभी के साथ समानता हो, तभी उनको न्याय मिल सकता है। सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरत को पहचानती है। तो लोकतांत्रिक गवर्नमेंट जो होती है वो भी क्या समझती है? वो भी न्याय और समानता को समझती है, उसकी ज़रूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अभी बराबर नहीं माने जा रहे हैं। तो सरकार ऐसे लोगों के लिए क्या करती है? उनको बराबर मिलाने का प्रयास करती है। जैसे हमारे समाज में आम प्रवृत्ति है, लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। तो हमारे समाज में क्या है कि लोग लड़कों को ज़्यादा मानते हैं लड़कियों की अपेक्षा, यानी उनकी देखभाल, उनको पढ़ाई लिखाई का हर चीज़ की मतलब उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना कि लड़कों को देता है। अब तो धीरे धीरे खैर हमारा समाज बदल रहा है, अब लड़की और लड़कों दोनों को ही बराबरी का दर्जा दिया जाने लगा। जितना लड़कों को पढ़ाया जा रहा है उतना ही लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है। लेकिन कुछ समय पहले या अभी भी कुछ जगहों पर ऐसा होता है जहाँ पे लड़कों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। तो इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी थी, तो सरकार ने क्या किया? कुछ ऐसे कानून, ऐसे नियम बना दिए जिससे क्या हो जिससे क्या हो सके कि लड़कियां भी बराबरी पे आ सकें और इस अन्याय से उनको छुटकारा मिल सके।
उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो भी कॉलेज है वहाँ पे गर्ल्स की जो फीस है उसको कम कर दिया गया या फिर समाप्त कर दिया गया। आपके अनुसार फीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल जाने में कैसी मदद मिलेगी? तो कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जिनके पास लड़की सोचते हैं कि लड़कियों के पीछे ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना, तो अगर उनको मुफ्त में शिक्षा मिलेगी तो उनको ज़रूर वहाँ पे भेजा जाएगा। क्या आपने किसी के साथ कोई भेदभाव होते देखा है? उदाहरण देकर बताइए। अगर आपने ऐसा कोई दृश्य देखा हो तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस स्थिति में आपने उसकी मदद की, क्या अन्य लोग भी आपसे सहमत थे? जो लोग भेदभाव कर रहे थे उन्हें आपने कैसे समझा? तो भेद सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस समय यही देखने को मिला है कि जो भी मतलब एक राज्य का व्यक्ति है दूसरे राज्य में जाकर रोजगार या अपना व्यवसाय कर रहा है, तो उसको वहाँ की लैंग्वेज बोलने के लिए फोर्सफुली उसको बोला जा रहा है कि आप यहाँ की लैंग्वेज बोलिए, जो कि एक तरह का मतलब गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे फंडामेंटल राइट में क्या दिया गया है कि आप कहीं भी जाकर व्यवसाय कर सकते हैं। आर्टिकल 19 के अंतर्गत कैसी भी आप भाषा बोल सकते हैं। उसके अलावा और आगे के आर्टिकल जब आप देखेंगे तो वहाँ पे अपने धर्म की स्वतंत्रता, अपने धर्म को मानने की बातें, सब चीज़ें दी गई, फिर भी लोग यहाँ पे उसको फॉलो नहीं कर रहे। तो इस अध्याय में हमने क्या पढ़ा कि लोकतांत्रिक सरकार के काम क्या होते हैं। कोई भी मान लीजिए मुद्दा चल रहा है, कोई भी विवाद चल रहा है तो उसका निपटान कैसे करती है। राज्यों के बीच अगर मान लीजिए नदी के जल को लेकर विवाद चल रहा है तो उसका समाधान कौन करता है। और फिर हमने यहाँ पे भेदभाव की एक कहानी देखी जो कि दक्षिण अफ्रीका की थी। महात्मा गांधी जी भी दक्षिण अफ्रीका जब गए थे तो उनको भी वहाँ पे भेदभाव का यानी रंग भेद का वहाँ पे सामना करना पड़ा था। चैप्टर से हमें यही जानकारी यहाँ से मिलती है कि लोग अपनी भागीदारी, अपनी समस्याएं सरकार तक कैसे पहुँचाते हैं। इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।